चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश, लाइट। आज जो फिज़िक्स का लाइट है वो करेंगे। और एक ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट जो बायोलॉजी का चला रहा हूँ उसमें एक दो क्वेश्चन जो है मिस हो जा रहा है। तो ये क्या होता है कि जब मॉक टेस्ट करवाता हूँ उस समय थोड़ा सा मिस हो जाता है। तो एक दो क्वेश्चन ही हुआ है और कुछ कुछ क्वेश्चन में जो आप बोल रहे हैं गलत, जो कि 1857 की बात करते हैं। तो 1857 का जो आप कमेंट किए थे कि गलत मैंने बताया गलत नहीं है। जनवरी से फरवरी डेट ही बताया जाता है, कहीं फरवरी बता देता है, कहीं जनवरी बता देता है। जो कि आप 1857 का जो कारतूस और चर्बी की बात करते हैं तो कहीं कहीं बताता है कि फरवरी में आया था, कभी कभी बोलता है जनवरी में आया था। तो वो डेट नहीं पूछता है। हाँ, ये पूछता है 1857, बस इतना ही बोलता है कि 1857 में क्या है, लड़ाई का कारण क्या था, चर्बी, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट था। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो उस पर ज़्यादा नोटिस नहीं करने की आवश्यकता है। जो आंसर है वो याद रखिए, जनवरी फरवरी दोनों आंसर था, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री वालों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ। पॉलिटिकल में अगर बात करें तो पॉलिटिकल में कोई गलती नहीं है। थोड़े से अगर होते हैं तो डेट का जो है आर्टिकल का थोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कोई गलत नहीं है। विकीपीडिया आप देखते हैं तो विकीपीडिया जो देख रहे हैं आप, जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो अलग क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा मिस होता है। इसके कारण क्या होता है, आर्टिकल इधर उधर होता है। तो पॉलिटिकल में बताया हुआ सब सही है, लगभग गलत नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आप टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रकाश पे पढ़ाई करते हैं। तो लाइट की बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लाइट मतलब प्रकाश। प्रकाश जो शुरू करने जा रहे हैं ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लाइट के बाद जो है छोटे छोटे दो पार्ट बचे हैं जो कि ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटोन कहते हैं। जैसे ही आपसे पूछेगा कि प्रकाश जो होता है, लाइट जो होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, आप अच्छे से जानते हैं उसे क्या कहा जाता है, पता है, फोटोन कहेंगे। ठीक है, ये सिंपल चीज़ है, ये तो आप जान गए। अगर आपसे पूछेगा कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश तरंग जैसे ही बोलेगा हम अनुप्रस्थ तरंग लगाएंगे। जैसे कि ध्वनि हम जानते हैं कि ध्वनि कैसी तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है। उसी तरह प्रकाश तरंग जो है किस प्रकार का तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। तो दोनों में क्लियर कर लीजिए। जैसे ही अनुदैर्घ्य आएगा, धैर्य आएगा, ध्वनि लगा दीजिएगा। जैसे प्रस्थ आएगा, प्रस्थ माने प्रकाश आएगा, याद रखिएगा। देख रहे हैं, प्रस्थ प्रकाश, अनुदैर्घ्य ध्वनि, धैर्य ध्वनि, ऐसे याद कर लीजिएगा। अब भूलिएगा नहीं ना। जैसे ही अनुदैर्घ्य में आ जाए तो ध्वनि तरंग याद रखिएगा। जैसे ही प्रकाश अनुप्रस्थ है, प्रस्थ में क्या आएगा, प्रकाश आएगा, याद हो गया। तो अब भूलिएगा मत, क्योंकि बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। प्रकाश का पूछ देता है कि कौन सा तरंग होता है तो लगा नहीं पाते हैं। तो प्रस्थ का अनुप्रस्थ लगाइएगा, प्रकाश का अनुप्रस्थ लगाइएगा और ध्वनि का अनुदैर्घ्य लगाइएगा। क्लियर, अब नहीं भूलना है। ठीक है, अच्छा लगे, याद हो जाए तो कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए आप इस चीज को देखिए कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया है। तो प्रस्थापित जो किया गया है वो किया गया है हाइगेंस के द्वारा। किनके द्वारा, हाइगेंस के द्वारा। तो आपसे पूछेगा कि प्रकाश तरंग का सिद्धांत जो है कौन दिए, तो हम बताएंगे हाइगेंस द्वारा। हाइगेंस जी दिए थे। आगे सवाल है कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। हम अच्छे से जानते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया, तो जो बताए थे वो थे मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बताए थे। तो मैक्सवेल क्या बोले कि प्रकाश जो है, लाइट जो है, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये बोलने वाले मैक्सवेल ही थे, जो कि हम अभी पढ़े। अब देखिए किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। तो जैसे ही प्रकाश तरंगों का विवर्तन की बात करेंगे, वो जो हैं वैज्ञानिक कौन हैं, वो हैं, कौन हैं, ग्रोमाल्डी हैं। ठीक है, ग्रोमाल्डी जी जो हैं वो बोले कि, मतलब ग्रोमाल्डी जी जो हैं दिखाए कि देखिए कि ये प्रकाश जो, लाइट जो है, तरंग के विवर्तन होते हैं। क्या होते हैं, विवर्तन होते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया, तो वो किए आइंस्टीन ने। कौन किए, आइंस्टीन। आइंस्टीन ने बोले कि, मतलब प्रतिपादित किए, सिद्धांत दिए, बताए कि भाई प्रकाश विद्युत का प्रभाव है। क्या है, प्रकाश विद्युत का प्रभाव है। आपसे और सवाल क्या पूछता है, कौन सा सिद्धांत जो है, कौन सा ऐसा सिद्धांत है कि प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, तो वो करता है व्यक्तीकरण का सिद्धांत। तो व्यक्तीकरण का सिद्धांत जो है, याद रखिएगा, ये क्या करता है कि प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है।
जो लाइट का जो तरंग होता है वो प्रकृति की पुष्टि करता है। बस यही सवाल आपसे पूछता है। किसी अवरोध की कोर, कोर मतलब किनारा, से प्रकाश का मुड़ना कहलाएगा क्या? विवर्तन। तो विवर्तन किसे कहेंगे? जब हम मान लीजिए किसी अवरोध से, अवरोध की जो है किनारे से प्रकाश अगर मुड़ जाए तो हम उसी को तो विवर्तन कहते हैं, और ये हमेशा याद रखिएगा। अब आपसे पूछेगा कि किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो वो होता है ध्रुवन के कारण। किसके कारण? ध्रुवन के कारण। ध्रुवन की घटना कह सकते हैं या ध्रुवन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके आधार पर क्या होता है कि प्रकाश के तरंग के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होता है। बस इतना ही जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर, किससे टकराकर वापस लौटने की घटना को कहलाता क्या है या कहते क्या हैं? तो प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो जैसे ही आपसे पूछेगा कि या बोलेगा कि मान लीजिए एक प्रकाश है, प्रकाश के जो है चिकने पृष्ठ से टकराकर, कोई भी चिकने पृष्ठ से टकराकर वो लौट आता है, वापस आ जाता है, उस घटना को हम कहेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रवर्तन विवर्तन दोनों आप याद रखिएगा, ये पूछता है। ठीक है, समझ जाइए। लाइट से 2 से 3 नंबर फिक्स है किसी भी एग्जाम में। अब देखिए, ओले रोमर, ओले रोमर जो हैं, ओले नाम है इनका, रोमर नाम है, ने कब पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो वो मापे थे 1676 ईस्वी में। कब मापे थे? 1676 में। ठीक है, तो 1676 में ओले रोमर जो थे वो क्या किए थे कि प्रकाश की गति को मापा था या मापे थे। ठीक है, पहली बार। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, चलेंगे आगे। अब इस सवाल को देखिए, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो देखिए, प्रकाश की वेग की बात करेंगे तो वेग को करने वाले कौन थे? ओले रोमर, वही तो थे। प्रकाश की अगर वेग का सर्वप्रथम अगर पूछे किसने ज्ञात किया तो रोमर जी ही तो थे। आपसे पूछेगा प्रकाश का वेग अधिकतम होता किसमें है? पता है? निर्वात में होता है। निर्वात में होता है। ये बहुत अच्छा सवाल है कि प्रकाश का अगर वेग अधिकतम पूछ दे आपसे तो आप बताइएगा निर्वात में। निर्वात मतलब वैक्यूम, वैक्यूम को बोलते हैं, बोला जाता है वैक्यूम को, तो उसी को निर्वात, निर्वात को इंग्लिश में वैक्यूम बोलते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, जो कि वायु में होता है, वायु में दिया हुआ है, समझ जाइए। अब देखिए, प्रकाश का निर्वात में वेग अगर पूछे, प्रकाश का निर्वात में वेग पूछे तो हम बता देंगे, क्या बताएंगे? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ठीक है, देखिए इसका सूत्र में मीटर सेकेंड दे देता है, मीटर प्रति सेकंड भी दे देता है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। ये शॉर्ट में है मीटर सेकेंड। ठीक है, तो वो ऑप्शन पे आप छाट लीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, तो मीटर सेकेंड याद रखेंगे, तो गलत बताया गया नहीं है। तो प्रकाश का निर्वात में वेग जो होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होता है। कहीं कहीं मीटर प्रति सेकंड दे देता है, तो ये हड़बड़ाने की बात नहीं होता है। आपसे पूछेगा कि प्रकाश का कांच में चाल क्या होगा? देखिए, प्रकाश का निर्वात में वेग तो आप जान गए, प्रकाश का चाल अगर पूछे, प्रकाश का जो है कांच में चाल पूछे तो हम बताएंगे 2 × 10⁸ मीटर सेकंड बता देंगे। क्या बताएंगे? मीटर सेकंड बता दीजिएगा। तो प्रकाश का निर्वात में वेग अगर पूछे, निर्वात में वेग पूछे तो 3 × 10⁸। अगर आपसे क्या पूछे कि आपसे कांच में पूछे, कांच में चाल पूछे, प्रकाश का कांच में चाल अगर पूछे तो 2 × 10⁸ बता दीजिएगा मीटर सेकंड। ये हो गए। आपसे अब क्या पूछेगा? तो अब पूछेगा कि प्रकाश का जल में वेग जो होता है क्या होता है? तो ये बताइएगा 2.25 × 10⁸ मीटर सेकंड। तो देखिए, ये जो 8 है सभी में होगा, प्रकाश से जैसे भी क्वेश्चन आएगा तो ये जो घात जो है 10 पे 8 जो घात है वो सब में होंगे, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अधिकतर आपका लाइट से सवाल होगा। इस तरह का अगर आपको सिंबल दिखता है ये वाला 8 वाला, ठीक है, तो अब उसमें बस आगे जो ये फर्स्ट वाला है वो आपको याद करना इंपॉर्टेंट होता है। अब निर्वात पढ़ लिए, अब कांच में चाल पढ़ लिए, प्रकाश का जल में वेग पढ़ लिए कि 2.25 × 10⁸ मीटर सेकेंड। अब पढ़िए कि प्रकाश का जो है तारपीन तेल में चाल क्या होगा? तो ये होता है 2.04 ×
8 मीटर सेकंड होता है। तो जैसे ही प्रकाश का तारपीन तेल में चाल की अगर बात करेंगे तो 2 इंटू 04 याद रखेंगे इंटू 10⁸ मीटर सेकंड बता दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आपसे सवाल क्या पूछेगा, प्रकाश का रॉक साल्ट में चाल अगर पूछे तो हम बताएंगे 1.96 इंटू 10⁸ मीटर सेकंड। क्या बताइएगा, मीटर सेकंड बता देंगे। तो प्रकाश का तारपीन तेल में अगर पूछे चाल तो आप बताइएगा 2 इंटू 04 इंटू 10⁸ मीटर सेकंड। अगर पूछे प्रकाश का रॉक साल्ट में चाल अगर पूछे तो 1.96 इंटू 10⁸ होगा। जैसे देखिए प्रकाश का नायलॉन में चाल क्या होता है तो हम बताएंगे 1.96 इंटू 10⁸। तो रॉक साल्ट हो नायलॉन हो, ये इसका जो है आपका जो है मतलब पूछेगा नायलॉन में चाल या रॉक साल्ट में चाल पूछेगा तो यही बताइएगा 1.96 इंटू 10⁸ मीटर सेकंड। अब देखिए इस सवाल को ध्यान दीजिएगा, प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी होता है। आप पढ़ चुके हैं, प्रकाश वर्ष की अगर इकाई पूछे तो हम बताएंगे दूरी। ये बार बार आपसे पूछ चुका है, यांत्रिक ऊर्जा में भी पूछा है ना। चलिए आगे चलते हैं। आपसे सवाल पूछेगा, क्या सवाल है देखिएगा कि 3000 तरंग दैर्घ्यों की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी, कितनी होगी बताइएगा। तो वो होगा 1 इंटू 10⁻15 Hz हार्टेज में होगा। किस में होगा, हार्टेज में। क्यों, क्योंकि आवृत्त पूछा, आवृत्त का ऐसा मात्रक हार्टेज, तो वही तो हार्टेज में करता है। ऐसे बोलिएगा 1 गुने 10⁻15 Hz होंगे, हार्टेज होंगे। अब देखिए चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है तो हम बताएंगे 1.28 सेकंड लगता है। कितना लगता है, 1.28 सेकंड लगता है। ये भी आपसे सवाल अगर पूछेगा तो बता दीजिएगा। आपसे और सवाल क्या पूछेगा, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना है। तो ये आप ज्योग्राफी में भी पढ़ चुके हैं, 8 मिनट ठीक है 19 सेकंड लगता है। तो याद रखिएगा, वैसे नहीं देगा आपको, जैसे देखिए 8 मिनट 19 सेकंड दिया तो यही देगा, ठीक है मान लीजिए। लेकिन आपसे कैसे पूछ देगा, 8.3 मिनट ऐसे दे देगा, 8.2 मिनट ऐसे दे देगा, ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये सिंपल है। तो आप ज्योग्राफी में जो पढ़े वही करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, कोई खराबी नहीं है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपके एग्जाम में ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो थोड़े से आप वहाँ पे लॉजिकल रहिएगा। देखिए ये सवाल देखिए, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो कौन सा भाग दिखाएगा, कोरोना भाग दिखाई देगा। कोरोना मतलब किरीट का भाग दिखाई देता है। ये सिंपल, इस पे हमें नहीं लगता कि जानकारी ज़्यादा देने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करते हैं हम, तो आगे इस सवाल को आप देखिए कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, कितना होता है, 460 याद रखिएगा सेकंड होता है। तो 460 सेकंड होता है, मतलब 460 जो है सेकंड होता है, याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात करेगा अधिकतम समय कितना लगेगा तो 460 सेकंड, ऐसे टिक लगा के आगे बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपसे और सवाल पूछ सकता है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा होती है। तो हम सही बात है कि सन के और अर्थ के बीच में अगर चंद्रमा आ जाए, क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तभी लगता है सूर्य ग्रहण। और ये मैं ज्योग्राफी का, अगर मेरा जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक वीडियो मैंने डाला है, ब्रह्मांड और भूगोल का परिभाषा, उसमें ये इसकी बात हम बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, जिससे कि आप कभी नहीं भूल सकते। अब सूर्य ग्रहण की बात किए तो चंद्र ग्रहण की बात करते हैं। तो चंद्र ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में हमारा सूरज आ जाता है, तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। यही तो सही बात है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये चीज़ हम पढ़ा चुके हैं ज्योग्राफी में, और ज़्यादा बेटर है ज्योग्राफी में मैं बहुत अच्छे से समझाया हूँ। इसमें हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ही बात करें सूर्य ग्रहण कब होता है, तो हम बताएंगे अमावस्या के दिन। कब होता है सूर्य ग्रहण, अमावस्या के दिन।
अब बताइए, अमावस के दिन सूर्य ग्रहण लगता है, तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? बहुत अच्छे से बताइएगा। इसका जवाब हम सुनना चाहेंगे। अगर मेरा ज्योग्राफी का वीडियो देखेंगे तो आप जवाब दीजिएगा। वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व सूर्य दिखाई देने का कारण क्या होता है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये सवाल हम बार बार दोहरा रहे हैं इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है सवाल, ये पूछ चुका है इसलिए। ये भी सवाल पूछा है कि किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो वो भी अपवर्तन के कारण ही होता है। आप सोचिए ना, घर में ले लीजिए बाल्टी, बाल्टी में रख दीजिए पानी, और पानी में डाल दीजिए छड़, उसको आपको तिरछा ही दिखाई देगा, ये जान लीजिए। ठीक है, चलेंगे। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होती है? अभिलंब की ओर झुकी जाती है। किसकी ओर झुक जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी जो है आवृत्त समान बनी रहती है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जाती है तो वो क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या? अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, ये आप जान गए। लेकिन जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी जो है आवृत्ति जो है समान बनी रहती है। आवृत्ति समान ही बना रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये आपका क्वेश्चन दोनों है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये भी सवाल पूछ चुका है। क्यों? क्योंकि देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। तो देखिए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है? जब आप याद रखिए, जब प्रकाश जो है हीरे से कांच में जाएगा तब होता है, तो उसी को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी कह सकते हैं। चलिए आगे चलें। कौन सा कांच जो है परावैंगनिक किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो ऐसा कौन सा कांच है, बताइएगा, कौन सा ऐसा कांच है जो परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है? तो उस कांच का नाम पता है क्या है? क्या नाम है? याद रखिएगा, क्रुक्स कांच होता है, विच्छेदन करने की बात करता है। सोच रहे हैं? तो वो सिर्फ क्रुक्स कांच है। आपसे सवाल पूछेगा इंद्रधनुष बनने का कारण है। तो इंद्रधनुष जो बनने का कारण है वो पता है क्यों? क्योंकि वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बिंदु द्वारा परिवर्तन होना। तो सोचिए ना, इंद्रधनुष क्यों बनता है? आप खुद देखिए ना, इंद्रधनुष को इमेज बनाइए माइंड में और सोचिए कि वायुमंडल में सूर्य की किरणें जो होती है, किरणों पर जब जल की बूंदें पड़ती है उसके द्वारा जो परिवर्तन होता है वही तो है इंद्रधनुष। सही बात है, बारिश के बाद तुरंत जैसे ही थोड़ी सी क्या होता है, सूर्य उगता है, थोड़ा सा लाइट पड़ता है तो इंद्रधनुष दिख जाता है तुरंत, है ना? तो ऐसे आप लगा सकते हैं और नॉर्मल है। अब जैसे देखिए, मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा क्यों? जो कि आगे जैसे कि आप मान लीजिए रोड पे जा रहे हैं या रेगिस्तान में है, कहीं घूम रहे हैं, तो आपको दूर में लगेगा पानी है, फिर वहां पे जाइए तो पानी दिखेगा नहीं, जैसा है ना? तो उसी को मृग तृष्णा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही तो होता है कि आप मान लीजिए रोड पे चलाइए बाइक और थोड़े दूर पे नजर लगाइए तो लगेगा आगे चल के पानी है, फिर जाइए उस जगह तो पानी नहीं है। तो यही होता है। तो ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण होता है। देखिए, इस सवाल को देखिए, प्रकाशीय तंतु में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो जैसे ही प्रकाशीय तंतु में अगर पूछे सिद्धांत का बताए कि उपयोग करते हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का करते हैं। तो जैसे ही प्रकाशीय तंतु में अगर पूछे सिद्धांत कौन सा होगा तो पूर्ण आंतरिक सिद्धांत होगा। मान लीजिए हमारा पेट है, पेट अथवा शरीर के मान लीजिए आंतरिक मतलब अंदर की बात करता है। अंगों के अन्वेषण मतलब अंदर का चेक करने के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोप आधारित है। तो एंडोस्कोप जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग पेट के या शरीर के अन्य हिस्सों के अंदर की चीज़ों को चेक करने के लिए कि क्या खराबी है क्या सही है ना? तो उसके लिए एंडोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। वो आधारित कैसे होता है पता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर ही आधारित होता है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परिघटना पर ही तो होता है, बस याद रखिएगा, इसी के आधार पर होता है। तो ये हो गया, एंडोस्कोप आधारित होता है, पूर्ण आंतरिक
परावर्तन पे। तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि एंडोस्कोप जो है आधारित है कैसे, तो हम बताएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल ये पूछे जाएगा तो आप दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत का कार्य करता है, मतलब किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हम बताएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर करेगा। तो प्रकाशीय अगर फाइबर की बात करेंगे तो क्या होगा, पूर्ण आंतरिक जो है प्रवर्तन पर करता है, सिद्धांत पर करेगा कार्य। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, कैसे होता है पता है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण ही होता है। तो आपसे पूछ देगा कि मान लीजिए मेरे घर में मान लीजिए एक शीशा है, वो चटका हुआ है, चटका हुआ मतलब दरार टाइप का है, ठीक है, और कांच का चटकीला प्रतीत होता है, मतलब कांच जो फटा हुआ दिखेगा, ठीक है, नहीं लगता कि फट गया है या फूट गया है, तो दरार जैसा, तो उसी को, तो ये भी कारण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण होता है, चटकीला प्रतीत होता है, ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिर्फ याद करवाने के लिए मैं ये करता हूँ कि आपको याद हो जाए। चलिए आगे देख सकते हैं कि चंद्र ग्रहण जो घटित होता है वो पूर्णिमा के दिन होते हैं, जैसे कि हमारा सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, उसी तरह चंद्र ग्रहण जो मैंने पूछा था आपसे वो याद रखिएगा पूर्णिमा के दिन होता है। अब देखिए, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। लीजिए, अगर मान लीजिए एक बाल्टी में या छोटे से मान लीजिए किसी भी गिलास में रखिए, पानी ले लीजिए, उसमें सिक्का डुबाइएगा ना, तो आपको थोड़ा सा ऊपर की ओर दिखेगा। जैसे हम एक और पढ़े अभी जस्ट, क्या पढ़े थे ऊपर, कि अगर मान लीजिए एक बाल्टी में पानी रखते हैं और एक छड़ी रखते हैं तो वो तिरछा दिखता है, तो कारण क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन का ही तो कारण है। तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है, सिक्का ऊपर दिखना। आगे चलेंगे, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, तो ये भी तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो यही तो बात है, सिक्का को डाल के एग्जाम्पल दे या मछली को दिखाए, तो मछली भी आपको ऊपर दिखेगा। तो सब जो है अपनी जो वास्तविक जगह से थोड़ा सा ऊपर दिखता है। इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या है कि हीरा चमकदार दिखाई देता है, तो हीरा जो चमकदार जो दिखाई देता है वो कारण पता है क्यों, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण ही दिखता है। हीरा जो चमकता है वो हमारा पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण दिखेगा। धनुष कितने रंग दिखाता है, तो 7 दिखाता है, ये आप जान गए। आपसे ये पूछेगा आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों होता है, प्रकिरणन के कारण। प्रकिरणन के कारण आपको याद रखिएगा आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है। अब से अगर कोई पूछ दे कि आकाश नीला क्यों दिखता है, तो आप फिजिक्स के हिसाब से बताइएगा प्रकिरणन के कारण होता है। क्या होता है, प्रकिरणन के कारण दिखाई देता है नीला क्या, आकाश। समुद्र नीला प्रतीत क्यों होता है भाई, तो मान लीजिए समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों होता है, प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। तो जो भी अगर आकाश नीला दिखे, समुद्र का पानी नीला दिखे, तो हम बताएंगे प्रकाश के प्रकिरणन के कारण, प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। 2 बार बोल दीजिएगा दोनों को। अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, तो धूलकण के कारण ही तो होते हैं। अगर वायुमंडल में अगर प्रकाश के विसरण का बात करें, कारण पूछे, तो आप बताइएगा धूलकण। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, तो जैसे ही आपसे पूछे कि भाई अंतरिक्ष यात्री को अगर बाहरी आकाश देखना हो तो कैसा दिखाई देगा, तो काला ही तो दिखाई देता है, और क्या दिखाएगा, कुछ नहीं दिखेगा, काला ही दिखेगा, ये जान लीजिए। ठीक है, आगे चलें। चलिए, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल होती है, पता है कैसे, जल, कांच और हीरा, ये याद रखिएगा। ये सिंबल हमेशा याद रखिएगा, बड़े का सिंबल है, याद रखिएगा। तो जल, कांच और हीरा, ये ज़रूरत है क्या, जल, कांच व हीरे की प्रकाश की अगर चाल होती है तो जल आगे होगा, फिर कांच होगा, तब हीरे होंगे। आपसे पूछे उगता एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछेगा उगते समय सूर्य लाल दिखेगा, डूबते हुए लाल दिखता है, क्यों दिखता है, दिखता है इसलिए है क्योंकि वो प्रकीर्णन सबसे कम होता है, किसमें, लाल रंग का। चलेंगे, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं कि भाई खतरा है, आगे रुक जाइए, है ना, तो लाल रंग का प्रयोग करते हैं।
अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है तो जो है प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। जैसे ही अस्त होते समय अगर सूर्य का जो है सूर्य लाल दिखाई देगा तो हम समझाएंगे प्रकीर्णन के कारण दिखाई देगा। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण अधिक होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है तो आप अभी जस्ट पढ़े जो कि उगते समय भी और डूबते समय भी, तो प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का ही विक्षेपण तो ज़्यादा होता है इंद्रधनुष में। इंद्रधनुष रेनबो को बोलते हैं ना। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे कम है? तो बैगनी का ही तो सबसे कम है। आपसे पूछेगा कि इंद्रधनुष में कौन सा रंग ऐसा है जिसका विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का। अगर इंद्रधनुष में अगर पूछे विक्षेपण सबसे कम अगर पूछे तो हम बैगनी का लगा देंगे। चलिए, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, इसलिए यातायात में सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है ना। देखे होंगे पीछे के दृश्य को देखने के लिए मोटर चालक जो है किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो हम जानते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आप देखे होंगे कि पीछे का अगर हमको देखना है, मान लीजिए शीशे पीछे किस कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, हमको देखना है मान लीजिए, तो वो उसे देखने के लिए हमको उत्तल दर्पण का उपयोग करना है। अब अवतल दर्पण की बात करें तो देखिए दांत के डॉक्टर का जो दर्पण होता है कैसा होता है? अवतल दर्पण होता है। बड़ा देखना होता है ना, अंदर दांत के अंदर की गहराई को देखना, तो जूम रहेगा ना, तो अवतल दर्पण जूम करके दिखा देता है। ऐसे याद कर लीजिएगा, ये तो ऐसे भी आप जानते होंगे। कार का जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये आप अच्छे से जानते हैं, अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। पूरा अगर आपसे पूछे तो वलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इस सवाल को ध्यान दीजिएगा। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग में लाते हैं? तो अवतल दर्पण तो प्रयोग में लाते हैं। ये भी सिंपल, ये सब सवाल पूछेगा, ठीक है। आपसे ये भी पूछेगा पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो समतल दर्पण। अब सोचिए ना, पेरिस्कोप बनाना है तो सिंपली समतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। किसी पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं तो वो एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं। मान लीजिए किसी पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण रखते हैं मान लीजिए, तो कैसे रखिएगा? तो एक दूसरे के समानांतर ही रख सकते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मेरा ऊंचाई है, उसकी आधी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम पूरा प्रतिबिंब हमको पूरा दिखाई देगा, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपसे क्या पूछेगा? किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण के बीच कितने कोण होने चाहिए? तो 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। अगर मान लीजिए 3 प्रतिबिंब हमको प्राप्त करना है, 3 हमको प्रतिबिंब देखना चाहिए, 3, तो 3 प्राप्त करने के लिए हमें समतल दर्पणों के बीच कितना का कोण होगा कि तीनों तरफ हमको 3 प्रतिबिंब बन जाए, तो वो 90 डिग्री होना चाहिए, तभी दिखेगा। एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी? तो 2 ही तो छवियां बन सकता है, और क्या छवि बनेगा? मतलब छवि बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर मान लीजिए एक दूसरे पर अगर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी? तो 2 ही तो बनेगा। अब मान लीजिए आमने सामने आप रख दिए, अब दोनों एक दूसरे के सामने, तो 2 ही प्रतिबिंब ना, एक आगे एक पीछे, बात खत्म। 2 ही बोल ही रहा है। अगर आप ज़्यादा बोलता है, जैसे 3 बोला, तो 90 डिग्री का होना चाहिए, ऐसे याद करना पड़ेगा, है ना। इस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोलता हूँ, जिससे कि आपको याद हो जाए। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? अब हमारा आँख है, मान लीजिए हमारे आँख पे जो रेटिना है, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक लेकिन उल्टा। तो वास्तविक और उल्टा बोलिएगा। तो वास्तविक तथा उल्टा जो है बनता है कहाँ? हमारे आँख के रेटिना पे। तो वास्तविक तो रहेगा ही, लेकिन उल्टा भी बनेगा। देखिए इस सवाल को थोड़ा ध्यान रखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे? यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण को 60 कोण आनत है, ठीक है, 60 कोण पर है, के बीच खड़ा हो तब उसे कितना प्रतिबिंब दिखेगा? तो 5 प्रतिबिंब देखा 60 कोण पे, याद रखिएगा। 90 पे कितना दिखा था? 3,
ऐसे ध्यान रखिएगा जो हम ऊपर पढ़े हैं। आपसे पूछेगा जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच खड़ा है, दोनों समानांतर दर्पण के बीच खड़ा है, तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। मतलब लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लगातार दिख रहा है ना, अनंत तो दिखेगा। चलिए अब इसमें फिर से अभिसारी अपसारी मैंने पढ़ा चुका था, शुरू में ही पढ़ा दिए हैं, और अभी चलिए आगे भी पढ़ते हैं। तो अभिसारी लेंस वह होता है जो क्या होता है? किरणें एकत्रित करता है। तो जैसे ही अभिसारी की बात करेगा तो अभी मतलब आ रहा है, अभी कर रहा है, तो मतलब किरण को जो है एकत्रित कर रहा है, मतलब जमा कर रहा है, तो अभिसारी हो जाएगा। अपसारी मतलब हो जाता है, अपसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता है। तो अपसारी मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब फैल रहा है ना। तो अपसारी लेंस अगर पूछे तो आप बताइएगा किरणें फैलाता है, और अभिसारी लेंस पूछे तो एकत्रित कर रहा है, मतलब जमा कर रहा है। अभिसारी कर रहा है ना, सब अपने लिए कर रहा है, अभी के लिए, अपने लिए अभिसारी कर रहा है। और अपसारी क्या होता है कि अपसारी ऊपर की ओर जा रहा है और किरणें फैलाते जा रहा है, अपसारी हो रहा है। याद हो गया? मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बोला है और कुछ नहीं बोला है। अब देखिए आपसे और सवाल क्या बनेगा? सवाल यही बनेगा कि वायु का बुलबुला जल में कैसा व्यवहार करता है। तो वायु का बुलबुला जल में अगर पूछे कि कैसा व्यवहार करेगा, तो अवतल लेंस की भांति ही तो व्यवहार करता है। अब लेंस पढ़ रहे हैं, दर्पण नहीं पढ़ रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। वायु का बुलबुला जल में कैसा व्यवहार करेगा? तो अवतल लेंस की भांति करेगा। लेंस पढ़ रहे हैं अभी, है ना, दर्पण नहीं पढ़ रहे हैं, दर्पण तो पढ़ चुके और भी आगे पढ़ेंगे। लेकिन अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो अब आभासीय प्रतिबिंब बनाएगा। तो अवतल लेंस जो है किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा? तो हम बताएंगे आभासीय प्रतिबिंब बनाएगा। अब देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक अगर पूछे होता है तो डायोप्टर तो होता है, यह पढ़ चुके हैं, यांत्रिक में ही पढ़ चुके हैं। तो लेंस की अगर क्षमता पूछे, ऐसा मात्रक पूछे, तो डायोप्टर बता देना है, कोई दिक्कत तो होगा नहीं आपको। अब देखिए इसमें ही धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो शून्य डायोप्टर तो होता है। अब धूप के चश्मे में क्या लेंस लगा होगा? नहीं होता है, वो होता है शून्य डायोप्टर होते हैं। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिए। आपसे और क्या पूछेगा? एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होगी? घट जाती। अब सोचिए ना, एक उत्तल लेंस लीजिए, लेंस को जब पानी में डुबाइएगा तो उसकी क्षमता क्या होगी? घटेगी ही ना, जब लेंस को पानी में डुबा दिएगा तो। अगर बात करें प्रिज्म में, और प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाएगा क्या? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। और अच्छी बात है, आप माइंड में इमेज बना लीजिए, प्रकाश का प्रिज्म आप देख रहे होंगे, तो प्रिज्म में अगर प्रकाश की बात करेगा तो प्रकाश में अगर विभिन्न विभाजन हो जाता है, रंगों का विभाजन होता है कि नहीं प्रिज्म में? प्रिज्म का देखिए बनाया हुआ पिक्चर, ठीक है, तो आपको याद आ जाएगा। तो वो किस कारण होता है? कारण यही होता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। ये आप समझ गए। अगर आपसे पूछेगा कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है। श्वेत मतलब सफ़ेद होता है। तो सूर्य द्वारा जो उत्सर्जित जो प्रकाश होता है उसका रंग श्वेत सफ़ेद होता है। कैसा होता है? श्वेत सफ़ेद होता है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो 7 रंगों से मिलकर तो 7 श्वेत मतलब सफ़ेद रंग बना होता है। तो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर श्वेत प्रकाश पूछे कितने रंगों से या कितने मेल से बनते हैं, तो 7। श्वेत प्रकाश को नीले में कैसे पैदा करता है? मतलब देखिए श्वेत प्रकाश है मतलब सफ़ेद प्रकाश है, को नीले में कैसे पैदा करते हैं? तो पैदा अगर नीले मतलब मान लीजिए पैदा करना है तो तंतु को गर्म करके करते हैं। कैसे? तो तंतु को गर्म करके करते हैं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण होते हैं सबसे कम विचलित होता है, वह है लाल। क्या है? वह है लाल। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? तो पूछेगा यही कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण है सबसे कम विचलित होता है। और क्यों विचलित होता है सबसे कम? क्योंकि लाल होता है, लाल होने के कारण होते हैं। ठीक है,
श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरेगा या गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है। कहाँ? बैगनी में विचलित होता है। सबसे कम कहाँ विचलित होगा? तो रेड में होगा। ऐसे याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे प्राथमिक रंग कौन से हैं तो लाल, हरा और नीला है। और ये सवाल इतना बार रेलवे पूछा है कि आपको रट लेना चाहिए। अगर प्राथमिक रंग पूछे तो आर से रेड, जी से ग्रीन और बी से ब्लू, मतलब लाल, हरा, नीला। याद रखिएगा ये प्राथमिक रंग है। हमेशा पूछता है कि प्राथमिक रंग जो है कौन कौन से हैं तो लाल, हरा, नीला। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यही तो है। अगर मान लीजिए श्वेत प्रकाश को जो है अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया कहलाएगी क्या? वो कहलाएगी वर्ण विक्षेपण। यही तो होते हैं। आपसे पूछेगा कि प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंग दैर्घ्य जो है न्यूनतम होता है तो वो होता है बैगनी का ही तो तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होते हैं। अगर प्रकाश वर्ण क्रम की बात कर रहा है, प्रकाश में अगर पूछे, प्रकाश के वर्ण क्रम में पूछे तरंग दैर्घ्य न्यूनतम किसका होता है तो इसमें याद रखिएगा बैगनी का। लेकिन प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है तो लाल का। तो देख रहे हैं प्रकाश का वर्ण क्रम में अगर पूछे तरंग दैर्घ्य न्यूनतम तो बैगनी, अगर अधिकतम पूछे तरंग दैर्घ्य प्रकाश के वर्ण में तो हम बताएंगे लाल। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है तो आप क्लियर कर लीजिए। तो जैसे ही तरंग दैर्घ्य न्यूनतम की बात करेगा तो बैगनी को टिक लगाएगा, जैसे ही तरंग दैर्घ्य अधिकतम की बात करेगा तो हम लाल का लगा देंगे। आपसे पूछेगा किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह क्या होता है? परिवर्तित करता है। तो आपसे अगर पूछे, क्या पूछेगा? आपसे यही पूछेगा कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परिवर्तित करता है। तो परिवर्तित करेगा तभी तो होगा, है ना? ये आप जानते हैं। चलिए आगे चलें। अब सवाल पूछा है कौन सा प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होते हैं तो नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होते हैं। यह भी सिंपल जवाब है। अब चलिए देखिए इस सवाल को ध्यान दीजिए। यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काले रंग का दिखाई देगा। आप सोचिए ना, बॉल लगा दीजिए हरा और ड्रेस पहन लीजिए लाल, तो काला दिखेगा, देखिएगा रेड कभी नहीं दिखेगा, है ना? आपसे पूछेगा कि लाल कांच को, मानिए लाल कांच ले लीजिए, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर दिखाई देगा तो कैसा दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। हरे और लाल रंग है, ठीक है, इसको मिलाकर कौन सा रंग प्राप्त होगा? तो ये प्राप्त करेंगे पीला। जैसे ही हरा और लाल मिलेगा ना तो वो हो जाएगा पीला। अब देखिए यहाँ पे लाल और नीला के मिश्रण को कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होते हैं तो मैजेंटा। क्या होता है? मैजेंटा। मैजेंटा जो होता है वो लाल नीले के मिश्रण से होता है, मतलब मिलकर जो बनता है, ठीक है, सेकेंडरी रंग प्राप्त होते हैं। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो तरंग दैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। किसके द्वारा? तरंग दैर्घ्य द्वारा। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा तो काले रंग का ही दिखाई देगा। ये हम पढ़ चुके हैं। अगर पूछे हरी पत्तियों का पौधा हो, अगर हरी पत्तियों का पौधा अगर पूछे कि लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा तो काला ही दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर आपसे पूछे कि जब प्रकाश के लाल, हरा, नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा, कैसा होगा? सफ़ेद होगा। क्या होगा? सफ़ेद होता है। अगर आपसे पूछे फोटोग्राफिक में मुख्य रंग होता है तो लाल, नीला, हरा होता है। अगर मान लीजिए फोटोग्राफी का मुख्य अगर रंग पूछे आपसे तो हम बताएंगे लाल, नीला और हरा बता देंगे। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह काज करता है तो वो करता है फिल्म। अगर फोटोग्राफी में अगर कैमरा की बात करें तो रेटिना की तरह काम करने वाला होता है, उसे कहते हैं फिल्म। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है तो उत्तल लेंस का जो है प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मानव की आँख जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनती है तो रेटिना पर ही तो बनती है ना? ये चीज़ ध्यान रखना है। आपसे पूछेगा दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब जो होता है तो वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। तो वस्तु से छोटा होगा लेकिन उल्टा होगा दृष्टिपटल पर। आँख के किस भाग द्वारा
आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होता है, तो वो होता है किसके द्वारा? आइरिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? आइरिस के द्वारा होता है। अगर आपसे पूछे नेत्रदान में दाता की आँख के, अगर मान लीजिए नेत्रदान में दाता, दाता मतलब देने की बात हो रही है, आँख नेत्रदान देने की बात हो रही है, आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया को ही किया जाता है, कॉर्निया को ही दिया जाता है और उसी को रोपा जा सकता है। मतलब एक उसके आँख से निकाल के दूसरे आँख को में, मतलब दूसरे व्यक्ति के आँखों में दे सकते हैं, मतलब जो अंधे हैं उनको आँख दे सकते हैं, इसी यही दिया जाता है कॉर्निया। ठीक है। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्देगों में परिवर्तित होता है? तो वो है रेटिना पर परिवर्तित होता है। क्या पे होता है? रेटिना पे परिवर्तित होता है। स्वस्थ नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेमी होती है। कितनी होती है? 25 सेमी होती है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? तो जैसे ही दूर की वस्तु नहीं देखेगा तो समझिए निकट दृष्टि दोष है। मतलब दूर की वस्तु अगर मान लीजिए स्पष्ट नहीं दिख रहा है, दूर के नहीं दिखेगा तो निकट दृष्टि दोष है। समझ गए? दूर की वस्तु नहीं देख रहा तो निकट दृष्टि दोष है। अगर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। अब जो सोचिए ना, डायरेक्ट आप देखिए, जो व्यक्ति को दूर की वस्तु जो है स्पष्ट नहीं दिखाई देगी वो है निकट दृष्टि दोष हो गया। ठीक है, इसको निकट दृष्टि कहेंगे। अगर मान लीजिए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित अगर व्यक्ति को कौन सा चश्मा देगा? अवतल लेंस देंगे, ये भी आप जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि यदि कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो जो है उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? उसकी आंखों में तो दूर दृष्टि दोष होगा। दृष्टि मतलब आंख, आंख का याद रखिएगा, तो दूर दृष्टि दोष होगा। तो जैसे ही आपसे पूछते, ये दोनों क्लियर कर लीजिए आगे, तो ये क्लियर कर लीजिए कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग होगा? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो ये जान, देखिए हम स्पष्ट कर देते हैं कि दूर की वस्तु, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूर की वस्तु जो है, यहाँ पे देखिए दूर की निकट की वस्तु जो है स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो देखिए दूर की वस्तु जैसे ही नहीं दिखाई देती है, मान लीजिए पास की वस्तु हमको दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है मतलब वही बीमारी है, हमको जो पास की दिखाई दे वही बीमारी है, ऐसे याद कर लीजिएगा। और अगर मान लीजिए निकट की वस्तु नहीं दिख रही है लेकिन दूर की वस्तु दिख रही है तो मतलब दूर दृष्टि दोष हो गया है। जो दिख रहा है वही दोष है आप में और जो नहीं दिख रहा है वो आपको दोष नहीं है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। समझिए कि नहीं मेरी बात? अगर समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। और लेंस की बात करेंगे तो जैसे ही दूर दृष्टि की बात होगी, अगर मान लीजिए दूर दृष्टि की बात होगी तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, और निकट दृष्टि दोष की बात होगी तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए जरा दृष्टि दोष, आगे इसको खत्म कर देते हैं। देखिए इस चीज़ को, वर्णधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो ये किसी भी लेंस से दूर नहीं किया जा सकता है वर्णधता की बीमारी को। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो वो होता है बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं जरा दृष्टि दोष अगर हो ले तो। जरा, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। चलिए अब थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं। किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र है, एक तल में मान लीजिए बिंदु केंद्र है तथा दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते तो कौन सा दृष्टि दोष है? तो वो है अबिंदुकता दोष है आप में। ठीक है, मान लीजिए एक बिंदु तल पे दिख रहा है लेकिन दूसरा जो है आपका जो है बाहर दिख रहा है बिंदु तल से, तो आप समझिएगा वो अबिंदुकता वाला दोष है आप में। ठीक है, जैसे कि देखिए अबिंदुकता के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है, और ये इसी में है जो कि बेलनाकार लेंस का प्रयोग हम करेंगे। अगर मान लीजिए मायोपिया से तात्पर्य है तो निकट दृष्टि दोष। ये सवाल इतना बार पूछता है कि आपको पढ़ लेना चाहिए। क्यों? देखिए बता देते हैं। जैसे पूछ देता है मायोपिया का तात्पर्य, मतलब मायोपिया का मतलब क्या होता है? मायोपिया का अर्थ क्या होगा? तो निकट दृष्टि दोष है आप में, तभी मायोपिया है। अगर पूछे हाइपर मेट्रोपिया अगर पूछे तो दूर दृष्टि दोष है। जैसे ही हाइपर की बात करेगा तो दूर भागेगा, जी हाइपर रहेगा। जब मान लीजिए गुस्सा कर रहे हैं आप, हाइपर हैं तो आपसे दूर ही रहेगा ना, तो वो हो गया दूर दृष्टि दोष। ऐसे याद करिएगा। मायोपिया मतलब माया जाल जिसके पास है उसके पास तो आदमी लोग पास रहेंगे, तो वो निकट दृष्टि दोष है। ऐसे याद कर सकते हैं कि नहीं? कर लीजिएगा। आपसे बोलिएगा मतलब जैसे ही मायो की बात करेंगे, मायोपिया की बात करेंगे, मतलब माया जाल की बात करेंगे तो निकट दृष्टि दोष।
हाइपरमेट्रोपिया की बात करेंगे, जैसे ही हाइपर की बात हो जाएगी, गुस्से की बात हो जाएगी, हाइपर मतलब दूर भागेगा हाइपर लोगों से, तो दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। बस याद करवाने के तरीके मैंने कोशिश किए हैं कि आपको याद हो जाए। अब इसी चीज़ में आप अभी जस्ट जो है आप ऊपर पढ़ रहे थे, जो कि देखिए यहाँ पे पढ़ रहे थे दूरदृष्टि दोष, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष। इसी जगह पे आपसे क्या पूछ देगा कि दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, तो इसका पूछ देगा कि अब बताइए कि यहाँ पे निकट दृष्टि दोष के जगह पे दे देगा, क्या दे देगा, मायोपिया दे देगा, मायोपिया दे देगा। और इसी दूरदृष्टि की जगह पे हाइपर दे देगा, हाइपर दृष्टि दोष दे देगा। तो आप समझ जाएंगे इस चीज़ को पढ़ने के बाद। तो ठीक है, यही समझाना मैं चाह रहा था कि ये दोनों समझ जाइए। ये दोनों समझ गए ना, मतलब ये दोनों समझ गए तो समझ जाइए कि आपको इस निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष की जगह पे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दे सकता है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलेंगे अब दूरबीन की बात करते हैं। टेलीस्कोप क्या है? तो टेलीस्कोप जो है दूर की वस्तु देखने का यंत्र है, ये सिंपल जानते हैं। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग जो है करते हैं? कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? अवधर्तक लेंस कहते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे सवाल आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? तो लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो यह है प्रादीप्ति से संबंधित है। प्रादीप्ति से संबंधित है कौन सा नियम? तो लैम्बर्ट ऐसे बोलते हैं, लैम्बर्ट, ठीक है, लैम्बर्ट बोला जाता है। देखिए आपसे पूछेगा दूरबीन का आविष्कारक कौन थे? तो वो थे गैलीलियो जी। तो दूरबीन का आविष्कारक जैसे पूछे गैलीलियो को टिक लगा दीजिएगा। जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म जीवों के जो है आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए जो है क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है? तो वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। तो किसका करते हैं? संयुक्त जो सूक्ष्मदर्शी का हम लोग प्रयोग करते हैं, जो जीव विज्ञान के प्रयोगशाला में करते हैं सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए। तो सूक्ष्म जीवों के एकदम छोटी छोटी जो होती है ना, उसके प्रतिबिंब को देखने के लिए, ठीक है, कीड़े मकोड़ों के ही उसमें जो कीटाणु होते हैं उसको देखने के लिए, ठीक है। अब देखिए तारे किस कारण टिमटिमाते नजर आते हैं? तो अपवर्तन के कारण ही तो टिमटिमाते हैं, और क्या कारण है, ठीक है। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का, याद रखिएगा, किसी भी तारे का, स्टार का अगर रंग का पता करना है तो उसके ताप, टेम्परेचर से पता कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे एसआई इकाई में लेंस की शक्ति जो है कि इकाई क्या है? तो डायोप्टर है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। आगे चलिए, देखिए इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, क्यों, देखिए बता देते हैं। लेजर हो अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यक्तीकरण से जो है त्रिविमीय प्रतिबिंब बनने से संबंध से, अगर मान लीजिए बनने से संबंध से संवृत्त कहलाता है, तो वो कहलाता है होलोग्राफी। तो होलोग्राफी का मतलब होता है कि मान लीजिए कि एक लेजर है, अगर मान लीजिए और लेजर से निकली दो प्रकाश किरणें के व्यक्तीकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से समृद्ध कहलाता है, वही समृद्ध होता है, मतलब संबंधित होते हैं, उसी को हम होलोग्राफी कहते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है। ये सवाल देखिएगा, ट्यूबलाइट की विकिरण बोलिए या प्रदीप्ति बोलिए, दक्षता कितना होता है पता है? तो 60 होता है, 60 ल्यूमिनस वाट होता है, 60 ल्यूमिनस वाट होता है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पराश बताएंगे। पराश है कितना? पराश कितना है? तो 4000 से 8000 एंगस्ट्रम है, ठीक है, ये जान गए। आपसे पूछेगा तंतु प्रकाशीय जो है संचार में संकेत जो है किस रूप में प्रवाहित होता है? तो प्रकाश तरंग में ही तो जो है प्रवाहित होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव से ही तो किया जाता है, विकिरण की बात करेगा तो, है ना। अगर आपसे पूछे फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है? तो प्रकाश का ही तो मूलभूत इकाई है, जो कि शुरू में ही हम पढ़े थे, छोटे छोटे कण, है ना। अब देखिए आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में शी घोतक होता है, प्रकाश वेग का होता है। किसका होता है? शी प्रकाश वेग का होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो नोल और रुस्का ने किए थे। तो रुस्का जी और नोल जी ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किए थे, ठीक है। ये आपसे पूछेगा धूप
के चश्मे का पावर होता है 0 डायोप्टर, जो कि दोबारा पूछ चुका है ना। विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते कैसे हैं, तो बराबर होते हैं। अगर विद्युत चुम्बकीय तरंग हो या प्रकाश का तरंग की बात करेगा और दोनों के वेग की बात करें तो बराबर होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर पूछे एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्य एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं क्रमशः M1 एवं M2 है, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी कितना, तो M1 इंटू M2 होगा, याद रखिएगा। जैसे ही मान लीजिए M1 प्लस M2 दे तो उसकी अगर आवर्धन क्षमता पूछे सूक्ष्मदर्शी का तो इंटू में कर दीजिएगा, गुना में कर दीजिएगा। इसमें क्या सोचना है, अगर आपसे पूछे कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी f है तो बताइए संबंध क्या होगा, तो r बराबर 2f होगा। क्या होगा, r बराबर 2f होगा, ऐसे याद कर लीजिएगा। तो ये हो गए आपके, खत्म हो गए प्रकाश के। जो भी बच्चे हैं टेबल में वो मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा विद्युत का। देखिए अभी जस्ट आप ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं। प्रकाश मतलब मान लीजिए विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसकी प्रकाश की चाल जो है मीटर सेकंड में होता है, ये आप भी जानते हैं। तो सब में मीटर सेकंड लगा दीजिएगा, ठीक है। या कभी कभी दे देता है मीटर प्रति सेकंड दे देता है, तो ये भी ज़रूरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछेगा निर्वात में, निर्वात का मतलब वैक्यूम। वैक्यूम में कितना था, जो कि हम पढ़ चुके हैं, 3 × 10⁸। पानी में कितना होता है, तो 2.25 × 10⁸, ये भी पढ़ चुके हैं। तारपीन के तेल में अभी जस्ट पढ़े थे आप, इसी में वन लाइन हमने शुरू में ही पढ़े थे, 2.04 × 10⁸। कांच में अगर पूछ रहा है तो क्या बताइएगा, ये बताइएगा 2 × 10⁸ मीटर सेकंड, है ना। रॉक साल्ट में कितना था, तो 1.96 × 10⁸, यही तो पढ़े थे। और नाइलॉन में तो रॉक साल्ट और नाइलॉन ये तो पढ़ चुके थे, तो इस पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको दे दिए। हाँ, ये ज़रूरी है कि क्रांतीय कोण जो होते हैं ये ज़रूर ध्यान रखना है। तो क्रांतीय कोण अगर देखा जाए तो देखिए क्रांतीय कोण का मतलब होता है कि मान लीजिए विरल माध्यम है और संवहन माध्यम के बीच की बात करता है, तो वही बात इसमें है। तो विरल माध्यम और संवहन माध्यम तो झुकाव की बात करता है, उसी पे बनाया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए ये पानी है, तो पानी कितने डिग्री पे है क्रांति कोण, तो हम बताएंगे 48.5 डिग्री पे है। अगर क्राउन कांच की अगर बात करें तो 41.1 पे 1 डिग्री पे है। अगर फिल्ट कांच की बात फिल्ट कांच की बात करें, फिल्ट कांच बोल रहा हूँ मैं, फिल्ट कांच की बात करें तो 37.4 डिग्री पे है। अगर हीरे की बात करें तो हीरे की बात करते हैं तो 29.41 होगा, ये आप भी डिग्री पे जानते हैं।